हेलो एवरीवन। तो ये आपका पिछले साल का जो पेपर है, बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों का फर्स्ट पेपर मेजर वालों का स्टडी ऑफ ड्रामा जो है आपका, ये पिछले साल विक्रम यूनिवर्सिटी ने जो पेपर दिया था 2022 का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि पिछले साल किस तरीके का पेपर आया था। उससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर कैसा आने वाला है। हालांकि फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें दिया गया है, लेकिन वन लाइनर्स भी आपके आ सकते हैं, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन आप एक बार इसे देख लीजिए कि किस तरीके से जो मार्क्स का डिवाइडेशन है वो कैसे होगा, और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आपके कैसे जाने हैं, क्योंकि 30 नंबर तो आपके इंटरनल असेसमेंट के चले जाएंगे। 70 नंबर का आपका पेपर है ये, तो आप इसे देखिए कि किस तरीके से ये आपका पेपर जो है वो यहाँ पर दिया गया है। मैक्सिमम मार्क्स आपको दिए गए हैं, देखिए 70, और मिनिमम पासिंग मार्क्स इन्होंने 25 रखे हैं। इसके लिए मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि शायद 35 आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स है इन टोटल में से जो सिलेबस में जो दिया गया है। तो इसमें देखिए आप स्टडी ऑफ ड्रामा, ये आपका पेपर है 2022 का, ये पेपर है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ पिछले साल का, कि किस तरह से विक्रम यूनिवर्सिटी ने ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बनाया था। तो आगे हम देखते हैं। देखिए 3 घंटे में आपको करना है पेपर। सबसे पहले इन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप सेक्शन ए दिया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आप देखेंगे यहाँ पर कि ये देखिए 5 क्वेश्चन दिए हैं, 2 नंबर का हर क्वेश्चन आपको दिया गया है। टोटल 10 नंबर ये सेक्शन आपका कवर करता है। ये सेक्शन आपका 10 नंबर का ही होगा, चाहे वो आपके वन लाइनर क्वेश्चंस पूछ लें आपसे, मतलब अति लघु उत्तरीय पूछ लें, चाहे वो ऑब्जेक्टिव यानी अ ब स द वाले क्वेश्चंस पूछ लें आपसे, लेकिन जो आपका सेक्शन कवर करता है वो 10 नंबर कवर करता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं वर्ग के बीच बीच में से, तो जिन्होंने डिटेल स्टडी की होती है और बहुत डीप पढ़ा होता है, टेक्स्ट पढ़ा होता है, वो लोग बहुत आसानी से इसको कर पाते हैं। अभी हम आगे चलते हैं। देखिए करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है इसके अंदर। तो किस तरीके से आप करेक्ट ऑप्शन चूज़ करते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हु इज़ ड्यूमर टू हैव किल्ड लेयस। तो देखिए ये जो प्रश्न आया है आपका, ये आपका आया है ओडिपस रेक्स में से, और ये अफवाह जो उड़ी थी कि लेयस को किसने मारा है, ये अफवाह किसके लिए थी। तो जो रॉबर्स है, ये अफवाह थी कि भाई रॉबर्स ने लेयस का कत्ल किया। हालांकि असल में तो ओडिपस ने ही मारा था उसे, लेकिन रॉबर्स र्यूमर का मतलब होता है अफवाह, कि ये अफवाह क्या फैली थी कि लेयस का कत्ल किसने किया, तो वो रॉबर्स हैं जिन्होंने उसका कत्ल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोज फादर। मार्लो के फादर जो हैं उनकी ऑक्यूपेशन क्या थी, तो ही वॉज अ कॉबलर। ओके, ही वॉज अ कॉबलर, ही वॉज अ शू मेकर। तो ये एक इन्होंने जो है प्रश्न काफ़ी ऑटोबायोग्राफी में से पूछ लिया है क्रिस्टोफर मार्लो की। आपके वर्क में से नहीं पूछा इन्होंने, डॉक्टर फॉस्टस में से प्रश्न पूछने की बजाय इन्होंने क्रिस्टोफर मार्लो की बायोग्राफी में से प्रश्न पूछा है। तो ऐसे प्रश्न आपको याद रखने हैं कि वो कब जिंदा हो, मतलब कब पैदा हुए, कब उनकी मृत्यु हुई, उनके और दूसरे कौन से वर्क्स इम्पॉर्टेंट रहे हैं, और उनके जीवन से संबंधित कुछ छोटी मोटी, यदि उन्हें कोई पुरस्कार मिला है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको हमेशा पढ़ने चाहिए, हमेशा याद रखने चाहिए कि उनकी कोई विशेष घटना उनके जीवन की रही है, तो वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप आगे देखिए, और कौन सी एरा से बिलोंग करते थे, वो किस काल से आते हैं। ये जो मैंने फर्स्ट पेपर में आपके साथ में डिस्कस, सेकंड पेपर में पोइट्री वाले में जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे, वो सारी चीज़ें इसमें भी करनी ही होती हैं। आपको जीवन परिचय करना होता है, उनके बारे में डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन, जो राइटर है उसके बारे में होना चाहिए, उनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके ऊपर कोई फेमस कोट है तो आपको पता होना चाहिए, उन्होंने कोई महत्वपूर्ण बात कही है जो बहुत फेमस है तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, Whom does Bassanio agree to bring with him to Belmont? ये आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस में से लिया गया है। मर्चेंट ऑफ वेनिस में कि जो बेसानियो है, जो पोर्शिया का स्यूटर है, वो अपने साथ में बेलमोंट ले जाने के लिए किसको राज़ी होता है, तो वो देखिए ग्रेशियानो को। जिन्होंने डिटेल में पढ़ा है इसे, उन्हें पता है कि वो ग्रेशियानो को अपने साथ ले जाने के लिए राज़ी होता है।
और उसे लेके जाता है और वो ये भी वार्निंग देता है उसको कि भाई तुम्हारा जो जंगली पना है उस जंगली व्यवहार को वहाँ पे सीमित रखना, क्योंकि वो एज ए स्यूटर जा रहा है वहाँ पे पोर्शिया के लिए। तो ये प्रश्न पिछली बार आपसे पूछा गया था। आगे चलिए, अगला प्रश्न है हु इज़ वेंटिडियस। देखिए ये वेंटिडियस जो है ये वाला ऑल फॉर लव में से है और वो एक जनरल था। तो ये आपके लिए सीधा सीधा एक प्रश्न है जो पूछा गया है। द प्ले हयावदना ओपन्स ऑफ PR2 नहीं है ये, एक्चुअली ये मिस प्रिंट्स बहुत करते हैं और मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ कि जो प्रश्न पत्र बनाते हैं उसको चेक करना चाहिए ठीक से कि आखिर हम लोग क्या दे रहे हैं, बट चलो कोई बात नहीं, हो जाती गलतियाँ। ये द प्ले हयावदना ओपन्स ऑफ प्रेयर टू या ओपन्स विद द प्रेयर टू, कौन से गॉड की प्रेयर के साथ में हयावदना जो है वो ओपन होता है? तो इसका आंसर है लॉर्ड गणेश। गणेश जी की वंदना के साथ में हयावदना प्ले जो है। देखिए हयावदना पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले है। मैं आगे एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ कनेक्टेड रहिए और देखते रहिए चैनल को कि मैं आई थिंक 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूँगी जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हालांकि मैं अगेन फिर कह रही हूँ कि मैं दावा नहीं करती हूँ कि प्रश्न उसी में से पूछे जाएंगे। वो सिर्फ एक स्लाइट आपको आइडिया मिल जाएगा। यदि आपने पूरी अच्छे से पढ़ाई की है और आप पूरा आपको हिंदी में भी पता है और अंग्रेज़ी में भी पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं अंग्रेज़ी साहित्य के प्रश्नों को। सिर्फ एक लैंग्वेज बैरियर है आप लोगों के साथ में, और यदि आप थोड़ी बहुत इस भाषा को सीख लेते हैं तो कहानियाँ ही तो हैं, उन कहानियों को आपको डिस्क्राइब करना है, उनमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको डिस्क्राइब करना है। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है आपका वो टोटल आपका 28 नंबर का इन्होंने दिया है, 28 नंबर का है ये देखिए यहाँ पे, और इन्होंने दिए हैं यहाँ पर आपको 4 प्रश्न और 7 नंबर का एक प्रश्न हो रहा है आपका सेक्शन बी में। तो इसलिए सेक्शन बी भी आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप 16-16 नंबर के जो बड़े आंसर्स 2 तैयार कर रहे हैं उसके साथ आपकी इसकी भी तैयारी हो ही जाएगी। ये शॉर्ट में आ जाते हैं कई बार, तो शॉर्ट नोट्स के अंदर आपने जो डिटेल में पढ़ाई की है तो आपको कहीं दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। और जो बच्चे नहीं डिटेल में पढ़ाई करते हैं उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि आप उसी से संबंधित जो भी जानकारी आपको है आप उसे लिखिए उसके अंदर, कभी भी छोड़कर मत आइए। और जो भी आपको उससे संबंधित, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूछा गया है कुछ और आप लिख कुछ और रहे हैं, आप उसी से संबंधित अगर आपने वर्क पढ़ा है तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जानकारी निश्चित रूप से होगी, तो आप उसे अवश्य लिखें। और इस सेक्शन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये भी 28 नंबर या 30 नंबर, कभी ये थोड़ा बहुत 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये सेक्शन भी आपका अच्छे खासे नंबर कवर करता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं आपको वो भी ध्यान में रखने हैं। और ये आई थिंक 200 वर्ड्स के होने चाहिए और जो आपके बड़े आंसर्स हैं वो 500 वर्ड्स के होने चाहिए। तो 200 शब्दों का मतलब लगभग आधा पेज, एक पेज आपको इसका उत्तर देना है। तो बहुत ही आपको कॉम्पैक्ट आंसर आपका देना पड़ेगा जिसमें सभी जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा समाहित हो और बहुत ज़्यादा ऐसे वर्बोस नहीं होना है, बहुत ज़्यादा शब्दों का खेल नहीं रचना है वहाँ पे। आपको सिर्फ क्या करना है, जो सटीक उत्तर है उसे देना है। अब देखिए इसमें क्या प्रश्न पूछा गया, इज़ ओडिपस रेक्स ए प्राइवेट और अ पब्लिक प्ले। उसके बाद प्रश्न पूछा गया, इज़ डॉक्टर फॉस्टर्स ए मोरालिटी प्ले और अ रिनेसा ऑफ ड्रामा। इसमें देखिए वापस रिनेसा की स्पेलिंग गलत है, तो ये ज़रा चेक नहीं करते हैं शायद वापस प्रिंट करवाने के बाद कि कहाँ गलतियाँ हुई हैं। तो इस डॉक्टर फॉस्टर्स ए मोरालिटी प्ले और अ रिनेसा ऑफ ड्रामा, रिनेसा ऑफ ड्रामा नहीं होगा, वो ड्रामा ऑफ रिनेसा होगा कि ये रिनेसा काल से संबंधित है। इसलिए ये एक्चुअली इस बार मुझे लगता है इस बार ये बड़े में आ सकता है क्योंकि डॉक्टर फॉस्टर्स में से एक ही प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है और वो प्रश्न यही है। डॉक्टर फॉस्टर्स में से जो प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है वो यही प्रश्न है और ये इस बार शॉर्ट में पूछा गया है, तो हो सकता है इसे इस बार ये बड़े में 16 नंबर वाले में ये दे दें कि किस तरीके से डॉक्टर फॉस्टर एक मोरालिटी प्ले है और किस तरह से हमें रिनेसा की झलक उसमें दिखाई देती है। या फिर ये आ सकता है कि डॉक्टर फॉस्टर्स इज़ द रेप्लिका ऑफ रिनेसा मैन या द स्पिरिट ऑफ रिनेसा। रिनेसा की जो स्पिरिट थी
उसको रिप्रेजेंट करता है डॉक्टर फॉस्टस, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है दिस ईयर ऑल्सो, क्योंकि डॉक्टर फॉस्टस में से मैफिस्टोफिलिस वाला एक क्वेश्चन बनता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ हेलन मैफिस्टोफिलिस, प्लस आपका रिनेसा मैन वाला तो एक्चुअली बनता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शॉर्ट में आए तो इस बार डिटेल में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज शाइलॉक एंड हाउ वाज ही बिकम रिच। इतनी इन्होंने ग्रामेटिकल एरर्स किए हैं, मतलब लिटरेचर के पेपर में दुख होता है देख करके कि यदि आप लैंग्वेज का पेपर बना रहे हैं और उसमें इतनी गलतियाँ आप डाल रहे हैं, तो क्या ही बोलूँ मैं, क्योंकि हु वाज शाइलॉक एंड हाउ वाज ही बिकम रिच, हाउ ही बिकेम रिच या हाउ डिड ही बिकम रिच, ठीक है, हाउ डिड ही बिकम रिच। तो शाइलॉक कौन था और वो कैसे रिच हुआ, तो आपको पता है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में से प्रश्न पूछा गया है। अगला देखिए, हाउ इज़ थीम ऑफ लव एक्सप्रेस्ड इन ऑल फॉर लव। तो ये थीम पे क्वेश्चन है भाई, थीम्स तो इम्पॉर्टेंट होती ही हैं, हर प्ले की आपको थीम्स करनी है, उसका प्लॉट आपको देखना है। प्लॉट का मतलब वही है, उसकी समरी आपको पता होनी चाहिए, उसका प्लॉट पूरा पता होना चाहिए, सब प्लॉट क्या है वो पता होना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हाउ इज़ थीम ऑफ लव एक्सप्रेस्ड इन ऑल फॉर लव। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हाय वदना इन दी प्ले। देखिए, प्ले के अंदर हाय वदना नाम का जो कैरेक्टर है, जो घोड़े के सिर वाला व्यक्ति है, उसका क्या पर्पज़ है, वो क्यों है वहाँ पर। तो आप सबको पता है कि जो प्ले है वो आइडेंटिटी क्राइसिस पर बेस्ड है। आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब है कि जब व्यक्ति के मस्तिष्क में और व्यवहार में एक जंग छिड़ी हो और एक डिफरेंस हो, और वो आइडेंटिटी क्राइसिस यानी वो ये नहीं पता लगा पा रहा हो कि उसके वो एक्चुअली है क्या। जैसे इस वाले प्ले को कई बार ये भी माना जाता है कि ये प्ले ब्रिटिश लोगों ने जो हमारे ऊपर रूल किया, और उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जो लोग अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस से लड़ते रहे, क्योंकि वो बाहरी तौर तरीक़ों में तो बन गए थे फॉरेनर्स, ब्रिटिशर्स, और अंदर से वो लोग आज भी इंडियंस थे। तो उनका जो वो आइडेंटिटी उन्हें ही नहीं समझ में आ रही थी कि वो इंडियंस हैं या ब्रिटिशर्स हैं। ब्रिटिशर्स उन्हें एक्सेप्ट कर नहीं रहे थे, पूरी तरह से इंडिया को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस की पूरी कहानी जो है इस प्ले में कहीं ना कहीं सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट हुई है। तो ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है हाय वदना, तो इसको आपको करना ही है और बहुत बढ़िया प्ले है। पिछली बार इसमें पर्पज़ के ऊपर क्वेश्चन आया है, अब बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं लिटरेचर में, कभी भी क्वेश्चंस रिपीट होने का चांस होता ही नहीं है, क्योंकि इतने प्रश्न बनते हैं। इसलिए हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी की तरह इसमें इंपॉर्टेंट मार्क नहीं कर सकते हैं कि भैया ये वाला प्रश्न कर लो कि भाई 1857 की क्रांति के कारण और परिणाम कर लो। हम नहीं कर सकते उस चीज़ को, क्योंकि वो रिपीट ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें इतनी सारी थीम्स हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं। तो इसलिए आपको पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और समरी आप सबको पता होनी चाहिए, और डिटेल्ड समरी, लाइन बाय लाइन समरी आपको पता होनी चाहिए। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पता होने से क्या होता है, बीच में से उठ के कहीं से भी प्रश्न आ जाए तो आप उसका उत्तर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन देखिए, ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, क्योंकि इसमें 2 बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो जो प्रश्न हैं आपके 32 नंबर कवर करते हैं। 16 नंबर का एक प्रश्न है और 2 आपको करने। इन्होंने बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिए हैं, 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 में से कोई 2 आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो प्रश्न भी अच्छे हैं। पहला है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मेजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स इन ओडिपस टेक्स्ट। ओडिपस टेक्स्ट में किस तरीके की जो कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिले हैं, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स यानी व्यक्ति के मस्तिष्क में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, प्लस बाहर जो लोगों के साथ उसका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखनी थी आपको डिटेल। तो जब भी ऐसे टिप्पणी वाले या इस तरीके के प्रश्न आते हैं, तो मेजरली वो एक्चुअली आपसे समरी ही पूछी जा रही है, आपसे प्लॉट ही पूछा जा रहा है कि भाई ये कहानी जो है, ये कहानी किस बारे में है। तो आप अगर एक अच्छा प्रश्न तैयार कर लेते हैं उसका प्लॉट पर, तो आप बाकी के प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द आयरनी ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, है ना, व्हाट इज़ द आयरनी ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। ये भी डिटेल में इन्होंने दे दिया है प्रश्न, हालांकि ये शॉर्ट में आना चाहिए था, बट किया जा सकता है इसे भी बड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज पोर्शियाज सिचुएशन एंड व्हाई डिड शी फाइंड इट अपसेटिंग, कि पोर्शिया की सिचुएशन किस प्रकार की थी। और ये अगेन मैं क्या बोलूँ, लेकिन कई प्रश्नों को जिन्होंने भी पेपर बनाया है उन्होंने
किसी पर्टिकुलर साइट पे जाके कॉपी पेस्ट किया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऐसे जो वेगली आप कहीं से भी प्रश्न उठा लेते हैं, उसको थोड़ा सा एक सोच समझ कर के यदि दिए जाएँ वो प्रश्न तो अच्छा होता है, क्योंकि पूरे साल बच्चे पढ़ाई करते हैं और फिर आप, चलिए छोड़िए इस बारे में क्या बात करें। तो व्हाट वाज पोर्शिया सिचुएशन एंड व्हाई डिड शी फाइंड इट अपसेटिंग, क्योंकि 16 नंबर के लिए ये जो प्रश्न है, अगेन फिर आपको थोड़ी चतुराई दिखानी है कि यदि कोई प्रश्न ऐसा आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा जिस पे नहीं लिखा जा सकता है, उसको लिखने का एक तरीका है, उसको लिखने का एक क्या कहते हैं उसको, एक तरीका मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन ऑफ द एज लिख दीजिए, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट लिख दीजिए, फिर जो भी आपको जानकारी उस पोएट के बारे में या राइटर के बारे में जो कुछ भी आपको प्ले राइट के बारे में जो कुछ भी आपको जानकारी है वो लिख दीजिए कि वो कब पैदा हुए, उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ, क्या इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो तो आपको करना ही है वैसे भी क्रिटिकली एनालाइज के लिए। उसके बाद आप जो भी आपका वर्क है वो वर्क का पब्लिश हुआ, उसकी क्या मेन थीम है, ये है वो है, आप उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो भी जानकारी आपको है वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप जो मेन प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पोर्शिया की सिचुएशन क्या थी और उसने उसको अपसेटिंग क्यों लगी है, वो आप वहाँ पे फिर उसको, क्योंकि वो 2 पेज से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हो, आप कितना लिखोगे उस चीज़ के बारे में, क्योंकि वो उसका एक छोटा सा अंश है कि पोर्शिया की सिचुएशन क्या थी। तो आप उसके अंदर फिर वो जो मेन आंसर है आपका लिख करके और फिर आप उसको कंक्लूजन की तरफ ले जा सकते हैं, तो इससे आपका आंसर थोड़ा बड़ा हो जाता है। नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दी, नाउ लिटे ऑफ द प्ले नहीं है एक्चुअली, ये टाइटल ऑफ द प्ले है। देखिए अगेन इन्होंने एक मिस्टेक यहाँ पर की है, और अगर बच्चों को हम एक्सप्लेन नहीं करें जा कर के तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और उस वजह से उनके मार्क्स जो हैं, क्योंकि पहले ही घबराए हुए रहते हैं बच्चे पेपर देने से पहले। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा आपको भी पेशेंस रखना है, आपको भी थोड़ा काम रहना है उस समय बिल्कुल, और आपको बिल्कुल व्यथित नहीं होना है और बहुत स्थिर चित्त होकर के आपको अपने पेपर को देना है। डरने की कोई बात नहीं है, आपको सब आता है, ये मान करके आप जाएंगे। सो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले ऑल फॉर लव बाय जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन के प्ले ऑल फॉर लव का जो टाइटल है ऑल फॉर लव, इस टाइटल की क्या महत्ता है, सिग्निफिकेंस है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, फिर अजीब बात है ये कि ये लोग बिना प्ले मेंशन किए, इन्होंने अब यहाँ पे प्ले ही नहीं मेंशन किया कि ये चीज़ किससे रिलेटेड है, और इन्होंने एक चीज़ दे दी है कि व्हाट माइट प्ले कन्वे अबाउट इंडियाज़ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। देखिए ये प्रश्न वैसे आपका हाय वदना में से आया है, लेकिन आप ये ऐसे क्या किसी साइट से उठा के कॉपी पेस्टेड है ये, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने ये नहीं सोचा कि ज़रूरी नहीं समझा कि भाई यहाँ पे मेंशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो आप उसी के रेफरेंस में बहुत सारे प्रश्नों को एक साथ पढ़ रहे हैं, तो बार बार वो नहीं मेंशन करते हैं कि भाई ये इस प्ले में से आया। लेकिन क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त तो आप सिर्फ एक ही प्रश्न दे रहे हैं ना वहाँ पर, तो आपको मेंशन करना चाहिए कि कौन से प्ले में से पूछा गया है। तो इस तरह के अधूरे प्रश्न जो हैं वो बच्चों को बहुत गफलत में डाल देते हैं और बच्चे नहीं कर पाते हैं। सो व्हाट माइट प्ले कन्वे अबाउट इंडियाज़ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, कौन सा प्ले, भाई प्ले का नाम तो बताइए कि भाई हाय वदना के अंदर किस तरीके से इंडिया की इंडिपेंडेंस जो है फ्रॉम ब्रिटेन बताई गई। ये मैंने अभी बताया था कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, और ये देखिए पिछले साल आ चुका है। तो चूँकि ये पिछले साल आ चुका है तो इस साल इसका आना थोड़ा इतना मुझे नहीं लगता है कि ये आएगा। तो पिछले साल का पेपर आप एक बार देख लीजिए, ये इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे और किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर कैसे आने वाला है, पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। और बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आपको जो टिप्स मैं देती रहती हूँ कि आपको ऐसे तैयारी करनी है, आप वैसे करते रहिए। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और इसके जस्ट बाद में मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपका जो फर्स्ट पेपर जो आया था उसमें कुछ बहुत बड़ी कुछ गलतियाँ रही हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। शायद आप लोगों को उसमें बोनस अंक मिल सकते हैं यदि आप यूनिवर्सिटी को उसके बारे में अवगत करवाएं तो, क्योंकि सभी से होती है देखिए गलतियाँ, और हो जाता है ऐसा कई बार। तो आपको यदि आप चाहते हैं कि आगे से नहीं हो, क्योंकि पिछले साल भी इन्होंने सेम मिस्टेक की थी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन लोगों को सिलेबस में शायद कुछ कन्फ्यूजन है और नहीं समझ पा रहे हैं कि कैंटरबरी टेल्स का प्रोलोग जो है वो एक अलग किताब है, कैंटरबरी टेल्स एक अलग किताब है। आपके कोर्स में इन्होंने प्रोलोग दिया है, ये प्रश्न टेल्स में से पूछ रहे हैं, और जो कि बच्चों के लिए बहुत ही पेचीदगी वाली समस्या खड़ी कर देते हैं ये। तो आप चाहें तो आप इसे लिखित में यूनिवर्सिटी को भेज सकते हैं।
अपनी समस्या बता सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यूनिवर्सिटी छात्र हितों में ही काम करती है, विक्रम यूनिवर्सिटी, तो वो निश्चित रूप से आप लोगों की बात को सुनेगी और समझेगी। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ अभी जो आपका 2023 का बीए फर्स्ट ईयर का जो पेपर आया था, उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो छात्र हित में नहीं थी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर एंड गुड बाय।